एक्सरसाइज 10.4 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 10.4 के सॉल्यूशन के लिए जैसे पहला ही क्वेश्चन लिया हमने, वेक्टर ए और बी दे रखे हैं और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूछा गया है हमसे। तो सबसे पहले हम क्या करें, हम ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं और दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का एज यूजुअल वही मेथड है। आप ऐसे एक डिटर्मिनेंट बनाओगे, यहाँ पर ए के कंपोनेंट लिखोगे, ए के हैं 1 -7 7, यहाँ पर बी वाले आप लिखोगे 3 -2 और 2। उसके बाद इसे एक्सपेंड कर दोगे, एक्सपेंड करोगे आई कैप ऐसे ही, ये और ये हटा दोगे यहाँ से, 7 2 जा 14 माइनस प्लस 14, सही है ना। फिर माइनस जे कैप लोगे आप, एक्सपेंड करना आता होगा आपको, ऐसे और ऐसे छोड़ के देख लेना उसे, 2 -21, फिर प्लस के कैप -2 + 21, सही है। तो कुल मिलाकर आई कैप तो खत्म हो गया यहाँ से, जे कैप वाला कितना बचा, 19 जे कैप और जी प्लस 19 के कैप, ये ए क्रॉस बी आ गया। अब क्या करो, जैसे 19 कॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन भी लिख लिया करो बाहर, 19 बाहर कॉमन लिखा। ऐसा करने पर हमें मैग्नीट्यूड लेने में सुविधा रह जाती है। अब जब आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखोगे तो जो 19 बाहर कॉमन है वो तो एज इट इज रहने दो और मैग्नीट्यूड इसका लिख दो। आई वाला तो है ही नहीं, जीरो हो गया। जे वाला यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और के वाला भी 1 है, उसका स्क्वायर भी 1 रहेगा। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 19√2। तो इसमें हमने सीखा कि ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करते हैं बेसिकली, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो आपको आता ही था पहले से ही फाइंड करना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझिए। दो वेक्टर कुछ ए और बी दे रखे हैं और ये कहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। मतलब दो वेक्टर ए प्लस बी और ए माइनस बी, इन दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, ए प्लस बी और ए माइनस बी के परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड कर लें और फिर उसका यूनिट तो हम बना ही लेंगे। अगर हमने इनके परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर, ध्यान देना यहाँ पर हमें एक वेक्टर फाइंड करना है जो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर है। और जो वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है उसके बारे में मैंने आपको बता रखा है कि a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर अगर हमें फाइंड करना है तो हमें फाइंड करना होगा इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट। देखो इसमें डायरेक्टली नहीं कहा क्वेश्चन में कि आप a प्लस बी और a माइनस बी की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करो, लेकिन ये कह दिया कि इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करो। तो हम a प्लस बी और a माइनस बी दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। वो क्रॉस प्रोडक्ट करके जो वेक्टर आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, फिर उसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। प्रोसीजर आ गया समझ में। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें पहले a प्लस बी फाइंड कर लेते हैं और a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी फाइंड करते हैं। क्या होगा, a प्लस बी मतलब दोनों को ऐड कर देना है आपको, ऐड करते ही 4i कैप प्लस 4j कैप हो जाएगा। a माइनस बी घटाओगे तो 2i कैप प्लस 4k कैप हो जाएगा, j वाला खत्म हो जाएगा इसे माइनस करने पर। ठीक है ना, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी हो गए। अब आपको इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करा देनी है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए i j k, यहां पर a प्लस बी वाले लिखोगे 4 4 0 लिखना उसे, क्योंकि k वाला 0 हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ 2 0 4 लिखोगे क्योंकि j वाला 0 है यहाँ पर। अब इसे एक्सपेंड करके आप वेक्टर पता कर लो, 16 i कैप होगा, j कैप वाला हो जाएगा जी आपका -16 j कैप, और के कैप की अगर बात करें तो -8 के कैप। ये वेक्टर आया जो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर है, लेकिन हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, देयरफॉर रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। तो जो रिक्वायर्ड जो यूनिट वेक्टर है उसके लिए इसे यूनिट वेक्टर में आप कन्वर्ट कर लो। इसके लिए पहले इसमें 8 कॉमन है, कॉमन छांट लिया करो, आसानी हो जाती है थोड़ी सी। 2i कैप -2j कैप प्लस, सॉरी -k कैप। ओके, अब क्या होगा, ये वेक्टर तो एज इट इज, जो भी वेक्टर आया इसे ऐसे ही रखा और इसके अपोन में मैग्नीट्यूड कर देंगे। देखो जब इसका मैग्नीट्यूड लोगे 8 तो ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा 4 + 4 + 1। 8 से 8 कैंसिल होगा, ये 3 रह जाएगा अंडर रूट लेने के बाद।
अंडर रूट लेने के बाद 3, तो 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप। इस तरीके से मिला आपको ये a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताना। मैं फिर से बता दूं, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर चाहिए था, इसलिए a प्लस बी और a माइनस बी की क्रॉस प्रोडक्ट करा ली हमने। क्रॉस प्रोडक्ट करा के ये जो वेक्टर है ये दोनों के परपेंडिकुलर तो है बट यूनिट नहीं है, तो इसे यूनिट बनाने के लिए क्या करा, इसी का वेक्टर इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 6 और 8, तीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 6 और 8, ये क्वेश्चन ड्रॉप कर देने हैं आपको। ठीक है ना, तीन क्वेश्चन। ये थर्ड वाला तो डायरेक्शन कोसाइन के ऊपर है, जो मैंने बताया था 11.1 एक्सरसाइज का पहला, सॉरी 11.1 एक्सरसाइज जब करेंगे तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसी के कंसेप्ट से है। और इन्हें आप स्किप कर दो, दो क्वेश्चन को बाद में डिस्कस कर लेंगे कभी। ठीक है ना, थ्योरेटिकल टाइप है एक्चुअली, ये सब ना थ्योरी बेस से क्वेश्चन है, कहानी टाइप का लिखना है, इसलिए मैं अभी इनको स्किप करवा देता हूँ, बाद में जब क्लासेस वगैरह होंगी रिवीजन टाइम पे तब डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। 4 को देखिए, इस 3 को नोट कर लीजिए एक बार, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी बराबर 2a क्रॉस बी हमें लाना है। ध्यान है आपको, डॉट में क्या होता था, अगर यही डॉट प्रोडक्ट होती तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता, लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या होगा। लेफ्ट हैंड साइड ले लें हम पहले इसकी, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली a माइनस बी क्रॉस प्रोडक्ट a प्लस बी। अब क्या होगा, a की a में क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट बिल्कुल सीधी सीधी, पहला यहाँ a की a में, फिर a की b में, फिर माइनस b की a में, फिर b की b में, ये वाला तरीका होता है जो नॉर्मल जो मल्टीप्लाई होती है, प्लस a क्रॉस b, a की b में कराई, फिर b क्रॉस a। इसमें ना सीक्वेंस का जरूर ध्यान रखना, जो पहले है पहले वो ही लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पहले b है बाद में a है तो b क्रॉस a ही लिखना, इसे a क्रॉस b मत लिख देना, फिर माइनस b क्रॉस b। इतना काम हमने कर लिया। अब आप प्रॉपर्टी देखो, a क्रॉस a तो जीरो हो जाएगा, सेम वाले वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, प्लस a क्रॉस b। अब ये जो b क्रॉस a है इसे भी आप a क्रॉस b लिखोगे तो एक माइनस और आएगा, एक माइनस पहले से ही है तो आप इसे माइनस माइनस मिलकर प्लस a क्रॉस b, और वो माइनस जीरो हो जाएगा, b क्रॉस b की वैल्यू जीरो। अब ये तो जीरो हो गए, a क्रॉस b और a क्रॉस b बचे, मतलब देखो अभी इस पांचवें क्वेश्चन में देखो, इसने यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है कि इस वेक्टर की इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराने पर जीरो आता है, इन दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट से जीरो मिलता है, तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो इसका एक तो तरीका यह है कि आप इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करा देंगे, यहाँ पर आई जे के यहाँ लिख दोगे आप 2 6 27 1 लैम्डा और म्यू, और इसे सिंप्लीफाई कर लोगे और वहां से लैम्डा और म्यू की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे, एक तो तरीका ये है। ठीक है, कैसे आएगा कि आई कैप के साथ ले लोगे आप 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, माइनस जे कैप के साथ आप ले लोगे 2 म्यू माइनस 27, प्लस के कैप के साथ आप लोगे 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू जीरो रखोगे। अब ध्यान रखना, ये वाला वेक्टर पूरा जीरो के इक्वल है। अब अगर कोई वेक्टर जीरो, मतलब जीरो वेक्टर आप मान सकते हो। अब इसमें एक नई बात सीखना, आप अगर कोई भी वेक्टर जीरो के बराबर आता है ना, यानी एक बात समझो कि अगर कहीं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर जीरो है, तो जीरो का मतलब होगा जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, ऐसे ही तो होगा। और जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं उनकी कंपैरिजन कराई जाती है, ये चीज मैंने आपको 10.2 में बताई थी, शायद तीसरा या चौथा क्वेश्चन था, जहां एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी हमें, याद आया होगा। जब दो वेक्टर आपस में इक्वल हो तो कंपैरिजन कराते हैं, आई वाले को आई के इक्वल, जे को जे के इक्वल और के को के इक्वल, तो उस कंपैरिजन से जीरो है वो जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के लिख लोगे, तो वहां से मिलेगा आपको 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल टू जीरो। एक मिलेगा 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू जीरो, तो यहां से म्यू की वैल्यू आ जाएगी, देखो डायरेक्ट 27/2। ठीक है ना, एक मिलेगा आपको
2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू पूछी थी उसने, दोनों वैल्यू आ गई। लेकिन अभी थोड़ी सी कमी है इसमें, क्योंकि इस इक्वेशन का तो कुछ यूज हुआ ही नहीं है यहाँ पर। तो इसका सिर्फ इतना सा यूज है कि अगर ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो ये वैल्यू को हम फाइनल कर देंगे कि हाँ ये होंगी। अगर ये वैल्यू उसे सेटिस्फाई नहीं करती है तो इन वैल्यू को छोड़ना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा नो सॉल्यूशन। समझ में आया? मतलब जब भी हमारे पास इक्वेशन 3 हो और वेरिएबल 2 ही फाइंड करने हो, तो 2 इक्वेशन को सोल्व करके वेरिएबल आ जाएंगे, उनको तीसरी में पुट करके देखना होता है। अगर वो तीसरी को भी सेटिस्फाई करेंगे तो उनकी वैल्यू को फाइनल कर देंगे। अगर वो तीसरी को सेटिस्फाई नहीं करते तो हम कह देंगे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, फिर नो सॉल्यूशन लिखते हैं। वैसे ये इसे सेटिस्फाई करते हैं तो इन्हें हम फाइनल कर देते हैं। खैर, एक तो ये तरीका हुआ, ये इतना सारा काम हमने इसमें किया। एक और मैं थोड़ा सा कुछ आसान तरीका बता रहा हूँ, इसके बजाय एक आसान तरीका समझो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें कि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। तो जब दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब वे दोनों पैरेलल वेक्टर है या कोलिनियर है, तभी तो होता है। जब दो वेक्टर कोलिनियर होंगे तभी तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगी। प्रॉपर्टी में बताया था क्रॉस प्रोडक्ट की कि जब इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये वेक्टर और ये दोनों वेक्टर आपके कोलिनियर वेक्टर हैं। लिख दोगे आप देयरफॉर 2i प्लस 6j प्लस 27k एंड i प्लस लेमडा जे प्लस म्यू के आर कोलिनियर। और अगर ये वेक्टर कोलिनियर हैं तो कोलिनियर वेक्टर के लिए आपको बताया था a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। ऐसे ही तो करोगे आप, आई वाले के अपोन में आई वाला, जे के अपोन में जे इक्वल टू के वाले के अपोन में के वाला रखोगे, 27 अपॉन म्यू। अब आप एक बार इन्हें ले लो इन दोनों को कि 6 अपॉन लेमडा इक्वल टू 2, तो यहां से लेमडा की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, देखो फटाक से आ गई, ना कोई आपको डिटर्मिनेंट सोल्व करना पड़ा ना कुछ। एक बार आप इसे म्यू को और इसको ले लो कि 2 अपॉन 1 इक्वल टू 27 अपॉन म्यू। तो यहां से म्यू की वैल्यू मिल जाएगी आपको 27 अपॉन 2। ठीक है, तो ये वाला मेथड ज्यादा आसान है कि दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, मतलब दोनों कोलिनियर होंगे। क्लियर हो गया ये पांचवा क्वेश्चन? ओके, छठा मैंने आपको स्किप करा ही दिया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वैसे बहुत सडल्लू क्वेश्चन है, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता इसे कराने का, खामा खा का है क्या? तीन वेक्टर ए बी सी दे रखे हैं आपको और हमें प्रूव करना है ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, मतलब ये प्रूव कराना है। तो जो भी प्रूव कराने वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें हम लेफ्ट हैंड साइड अलग लेते हैं, यही तो करते हैं। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लिखो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए क्रॉस बी प्लस सी। इसे सोल्व करेंगे या तो यही पूरी आरएचएस के बराबर आ जाएगी, नहीं तो आरएचएस को अलग से सोल्व कर लेंगे। फिलहाल इसे सोल्व करके देखते हैं, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी प्लस सी लिखना है आपको। क्रॉस प्रोडक्ट कराने के लिए पहले तो आई जे के लिख लो ऊपर, पहली रो में तो हमेशा यही आएगा। दूसरी रो में ये पहले वाले वेक्टर के कंपोनेंट आएंगे। ए के कंपोनेंट क्या है? a1 a2 a3। ठीक है, अब यहां पर आएंगे b प्लस सी के। देखो दूसरा वेक्टर b और c को जोड़ के बना। b और c को जब आप जोड़ दोगे दोनों को, अगर आप b प्लस सी देखेंगे तो b1 प्लस c1 आई कैप, b2 प्लस c2 जे कैप, b3 प्लस c3 के कैप, इस तरीके से तो लिखा जाएगा। तो b प्लस सी के जो कंपोनेंट बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, b1 प्लस c1, b2 प्लस c2, b3 प्लस c3, इस तरीके से बने। अब क्या करेंगे हम? अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पर जाओ। डिटर्मिनेंट में एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी किसी रो या कॉलम में दो का सम आ जाए तो उससे दो अलग अलग डिटर्मिनेंट बन जाते हैं। ध्यान आई प्रॉपर्टी? तो आप इससे दो अलग अलग डिटर्मिनेंट बना लो। कैसे कैसे? ये आई जे के, जो रो 2 नंबर के सम के रूप में नहीं है वो एज इट इज बनी रहेगी। इसमें से पहली रो हटा लेंगे, ये b1 b2 b3, फिर प्लस r1 r2 तो दोनों ऐसे ही रखेंगे, आई जे के a1 a2 a3, और यहां पर इस बार ले लेंगे c1 c2 c3। ध्यान आई प्रॉपर्टी कुछ? ठीक है, 2 नंबर
के सम के रूप में लिखा हो तो उससे दो अलग अलग डिटर्मिनेंट बन जाएंगे। अब आप इसे देखो, यहाँ A1 A2 A3 तो सारे A वाले कंपोनेंट हैं, B1 B2 B3 सारे B वाले हैं, तो इसे हम A क्रॉस B बोल सकते हैं इस डिटर्मिनेंट को। प्लस इसी तरीके से ये A वाले हैं और वो C वाले हैं, तो इसे A क्रॉस C बोल सकते हैं। तो यही राइट हैंड साइड थी ना, देखो LHS से चलकर हम पूरे RHS पर आ गए। तो इस तरीके से करना था, यानी इसमें आपने अपनी तरफ से कुछ भी खास नहीं किया, बस डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी यूज कर ली। दरअसल यही तो मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी में, कि जितनी भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है वही सारी प्रॉपर्टी ये शो करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना। चलिए खैर, 8वां क्वेश्चन भी मैंने आपको स्किप करवा रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का है क्वेश्चन नंबर 9। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल की, जब हमें ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पता हो तो फॉर्मूला ये था कि 1/2 A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। यहाँ पर आप दो साइड ये BA और BC लिख सकते हो, तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 BA क्रॉस BC। मतलब जो ट्रायंगल की साइड है उन साइड की क्रॉस प्रोडक्ट और बाहर 1/2 ये आ गया। तो उसके लिए सबसे पहले हम BA क्रॉस BC तो फाइंड कर लें, लेकिन उसके लिए भी हमें पहले BA लिखना पड़ेगा, फिर BC लिखेंगे। BA कैसे लिखा जाएगा, A में से B घटाकर, A में से B घटा के आप BA लिख दोगे, BC के लिए C में से B घटाकर लिख दोगे आप, ठीक है। तो ये BA और BC दोनों वेक्टर आपने लिख लिए। अब BA की क्रॉस प्रोडक्ट BC के साथ कराओ, क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे IJK, ये होगा -1 -2 -3, और जी -1 2 और 0 हो जाएगा, क्योंकि K वाला यहाँ पर कुछ बचा नहीं है तो 0 हो गया। अब आप इसे एक्सपेंड करेंगे, आई कैप के साथ कितना आएगा, 6 आई कैप होगा ये, जे कैप का हिसाब लगा लो आप, -3 +3 जे कैप हो जाएगा। और के कैप वाले की अगर बात करें, -2 और जी -2 -4 हो जाएगा, -4 के कैप, ठीक है ना। BA क्रॉस BC आ गया। अब BA क्रॉस BC का मैग्नीट्यूड लिख लो आप, BA क्रॉस BC का मैग्नीट्यूड लिख दोगे। मैग्नीट्यूड के लिए तो अंडर रूट ही तो लगाना है, 36 + 9 + 16, जितना भी आ जाएगा ये 16 9 25 क्या 51 हो जाएगा, √51, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = 1/2 इंटू √51। हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, चेक कर लेना। ध्यान दे दिया करो मेरे वीडियो पे, मैं कैलकुलेशन बहुत मिस्टेक करता हूँ, मैं एडमिट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि मैं बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक करता हूँ, इसलिए ध्यान से देखा करो भाई। मेथड्स तो बताने हैं मुझे कौन सा एग्जाम देना है कि मेरे नंबर घटेंगे, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान रखा करो। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 में कहा है इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करो जिसकी एडजेसेंट साइड के वेक्टर ए और बी दे रखे हैं। तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट है, इसे मैं करूंगा नहीं, बस सीधा एरिया का फॉर्मूला लिख देता हूँ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में आप ए क्रॉस बी निकाल के इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, बस यही आंसर हो जाएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर जो 12 है, 12 में रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है हमें। तो रेक्टेंगल को आप पैरेललोग्राम की तरह ही ट्रीट करोगे। 4 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। अगर मैं 12वें क्वेश्चन की बात करूं, 12वां बता रहा हूं, 11वां भी बताऊंगा, लगे हाथ आप 12वां देख लो। चारों पॉइंट ABCD, हमेशा ध्यान रखना सीरियल वाइज चलोगे, ऐसा नहीं है आप AB यहाँ लिख दो फिर C वहां पर लिख दो, गलत हो जाएगा। B के बाद C वहां फिर D यहाँ, मतलब सीरियल वाइज, बीच में आपको स्किप नहीं कराना है। A के पोजीशन वेक्टर दे दिया आपको, पोजीशन वेक्टर A का दे दिया, पॉइंट बना लिया करो उससे, जो A का पोजीशन वेक्टर दे रखा है ना इसमें, उससे तुम पॉइंट बना लिया करो। जैसे A का पोजीशन वेक्टर दे रखा है इसने -i कैप + 1/2 j कैप + 4 k कैप, तो -1 1/2 4, इस तरीके से। ऐसे ही B का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, उससे पॉइंट बना लो। पोजीशन वेक्टर से पॉइंट बनाने के लिए IJK हटा दिया, खाली नंबर लिख लिया मैंने। ध्यान देना इस चीज पर, कभी कोई देख रहा हो कि ये कहां से आ गया, क्योंकि A का पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ था -i कैप + 1/2 j कैप + 4 k कैप। I वाला तो X हो जाएगा, J वाला Y और ये K,
वो लिख दिया हमने। ऐसे बी का तुम पॉइंट लिख लोगे, सी के लिख लोगे, डी के लिख लोगे। अब आपको एडजेसेंट साइड की जरूरत होती है, तो इस 12वें क्वेश्चन में आप ए बी फाइंड कर ले और ए डी, क्योंकि एडजेसेंट तो ये है ना, ए बी और ए डी। ए बी और ए डी आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बी में से ए घटाकर ए बी वैक्टर आ जाएगा, डी में से ए घटाकर ए डी वैक्टर आ जाएगा, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो एरिया आएगा आपके पास ए बी क्रॉस ए डी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करा के मैग्नीट्यूड कर लेना, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, और आप इन क्वेश्चन को एरिया वाले को हल्के में मत लेना, ये एग्जाम में आए हुए हैं, 4-4 नंबर में आ जाते हैं ये क्वेश्चन, बहुत बार देखने को मिले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस एक्सरसाइज में से ये मान लो अगर कुछ आता है तो ये एरिया वाले ही आते हैं। एरिया इस तरीके से लिख देगा, यूजिंग वेक्टर मेथड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, या यूजिंग वेक्टर फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो इंपॉर्टेंट है ये। खैर क्वेश्चन नंबर 11 देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ ये तरीका, ये डाटा दे रखा है, ठीक है। आप इस डाटा को एक बार पढ़ो। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दे दिया आपको, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दे दिया, और ये लिख दिया ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर। देखो यहाँ ये बहुत स्पेशल बात कह देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले जी पता नहीं क्या कह दिया। मतलब सिंपल सी बात है, ये कह दिया कि ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 1 है। तो तीन चीज हो गई अब हमारे पास, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। हमसे दोनों के बीच का एंगल पूछा है, तो जब मैं आपको यूज बता रहा था इसके, ध्यान हो मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अपने वीडियो में मैंने इस तरीके से लिखा था साइन थीटा का, कि जब आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दे रखा हो और उनके बीच का एंगल पूछे तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 1, ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का मैग्नीट्यूड √2 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल होगा, यानी कुल मिलाकर साइन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन √2, तो थीटा π/4 हो जाएगा। 1 अपॉन √2 तो 45 पर होता है ना, तो आप ऑप्शन मैच करा लो π/4 कौन सा है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। इसके बाद मैं आपको मिसलिनियस के कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको खुद ट्राई करना है। मिसलिनियस के कुछ क्वेश्चन खुद आप ट्राई करेंगे और बाकी के मैं करवाऊंगा। ओके।